वेलकम यू ऑल इन सनलाइट क्लासेस बाय एसपी राय। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और ये एक तरीके से आपके लिए बेसिक है। जिनको भी आईआईटी नीट की तैयारी करनी है 12th के बाद या 11th-12th में, उनके लिए एकदम बेसिक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10th बोर्ड के रिस्पेक्ट में। 10th में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। आप लोग नाम पहले से सुने होंगे। आज इसके बारे में बहुत ही आसानी तरीके से सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है ना, कुछ भी रटना नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लेना है। ठीक है, ओम्स लॉ, ओम एक साइंटिस्ट का नाम था जो कि जर्मनी के थे। ठीक है, उनका नाम पूरा नाम था जॉर्ज ओम। ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये लॉ पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, पिछले लेक्चर में आपने देखा कि करंट तभी फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, पिछले लेक्चर में इसको आसानी से समझाया गया है। एक टैंक में वाटर लेके दूसरे टैंक में वाटर को फ्लो कराया जा रहा था और वो तभी पॉसिबल था जब दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस था। ठीक है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का कुछ डिफरेंस था। सेम कॉन्सेप्ट को, एनालॉजी को हम लोग पढ़े थे फिर करंट के रिस्पेक्ट में। तो करंट तभी फ्लो कर रहा था जब पोटेंशियल डिफरेंस था। तो ओम ने क्या देखा, ओम ने एक एक्सपेरिमेंट किया ऐसे बैटरी का सेटअप करके। फिगर में देखिए, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम वोल्टेज को घटा रहे हैं वैसे वैसे ही करंट घट रहा है। ठीक है, ये किसने पाया? ओम ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया। ये कब पाया? जब उन्होंने देखा कि हम तार को नहीं बदलना है, जो वायर है, जो कंडक्टर है, उसको नहीं बदलना है, उसके फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तभी ये ऐसा पॉसिबल हो रहा है कि वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ रहा है करंट वैसे वैसे ही बढ़ रहा है। ठीक है, वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शन में करंट भी बढ़ रहा है। मतलब वोल्टेज 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो करंट भी 2 टाइम्स बढ़ रहा है। वोल्टेज 3 टाइम्स बढ़ रहा है तो करंट भी 3 टाइम्स बढ़ रहा है। ठीक है, वोल्टेज 2 टाइम्स घट रहा है, ठीक है, तो करंट भी 2 टाइम्स घट रहा है। वोल्टेज 3 टाइम घट रहा है तो करंट भी 3 टाइम घट रहा है। और ये कब ये रिलेशन देखने को मिल रहा है? जब वायर या कंडक्टर के फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज नहीं किया गया। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वोल्टेज को डिफर कराएंगे, बदलेंगे और उसी रिस्पेक्ट में करंट भी बदलेगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन को सिंपल वर्ड्स में आप लोग के लिए मैंने लिख दिया है कि क्या ऑब्जर्व किया गया इस एक्सपेरिमेंट में। ये एक्सपेरिमेंट समझना इसलिए ज़रूरी है, इसको याद नहीं करना है। एक्सपेरिमेंट समझ लेंगे तो आपको ओम का नियम अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या ऑब्जर्व हुआ इस एक्सपेरिमेंट में? ऑन इंक्रीजिंग वोल्टेज देयर वॉज प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन करंट। मतलब इसमें एक वर्ड है प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनल इंक्रीज हो रहा है। मतलब जिस रेशियो में वोल्टेज बढ़ रहा है सेम रेशियो में करंट भी बढ़ रहा है। आ गया बात समझ में? क्लियर हुआ? जिस रेशियो में वोल्टेज घट रहा है सेम रेशियो में वो करंट भी घट रहा है। ठीक है, तो इसमें जो लाइन है ना, प्रोपोर्शनल इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इस प्रोपोर्शनल शब्द को छोड़िएगा नहीं। अभी ये आपके ओम्स लॉ में आएगा, इसका सिग्निफिकेंस फिर आपको पता चल जाएगा। अभी भी आपको इसका सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया। तो वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में जाहिर सी बात है एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे कुछ डाटा निकालते हैं, उस डाटा के अनुसार ग्राफ ड्रा करते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो देखिए क्या ग्राफ निकला। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है कि ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको और क्या ग्राफ, वोल्टेज करंट ग्राफ कहते हैं और क्या कहते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ। ठीक है, तो क्या पाया गया? देखिए यहाँ पे डाटा लिखा गया है, यहाँ पे मैंने डाटा को लिख दिया है VI। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कि वोल्टेज जब 2 था तो करंट 1 एम्पियर था। वोल्टेज जब 4 वोल्ट था तो करंट 2 एम्पियर था। वोल्टेज जब 6 वोल्ट था तो करंट 3 एम्पियर था। मतलब जब वोल्टेज 2 से 4 गया तो वोल्टेज 2 टाइम्स बढ़ा ना, तो करंट भी 1 से 2 हो गया, मतलब 2 टाइम्स बढ़ गया। वोल्टेज जब 2 से 6 गया तो वोल्टेज 3 टाइम्स बढ़ा तो करंट भी 1 से 3 हो गया, 3 टाइम्स बढ़ गया। सेम केस जब वोल्टेज 8 वोल्ट था तो करंट 4 टाइम्स बढ़ के 4 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो वोल्टेज को हम वाई एक्सिस पे दिखाते हैं और करंट को एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ में। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या हैं देखिए, जब
आप पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस दोनों मीट कर रहे हैं, तो आपको वी आई ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन मिला। ये वी आई ग्राफ में स्ट्रेट लाइन कब मिल रहा है? जब कंडक्टर के फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप पाएँ कि वोल्टेज 2 वोल्ट है तो करंट 1 है, तो ये पॉइंट मिला आपको। फिर वोल्टेज 4 वोल्ट है तो करंट 2 एम्पियर है, तो ये सेकंड नंबर पॉइंट मिला। ऐसे ही थर्ड नंबर, ऐसे ही फोर्थ नंबर, इन पॉइंट्स को मिला है तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिला, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, इसमें एक चीज़ आपको कांस्टेंट दिख रही होगी वी आई ग्राफ में, ठीक है। वो क्या है? तो देखिए, इस लाइन का, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? वह कांस्टेंट होता है। तो स्ट्रेट लाइन वाई एक्स एक्सिस से जो स्लोप बनाई हुई है, एक्स एक्सिस से जो स्लोप बना रही है वह क्या है? कांस्टेंट है। थीटा यहाँ भी सेम रहेगा एक्स एक्सिस से, थीटा यहाँ भी सेम रहेगा, थीटा यहाँ भी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हम लोग निकाल लेते हैं। तो स्लोप कांस्टेंट है तो टेन थीटा कांस्टेंट, देखिए टेन थीटा कांस्टेंट। फिगर ओ ए बी में देख लीजिए, फिगर ओ ए बी में आप देख रहे हैं ट्रेंगल ओ ए बी में ए बी बाई ओ बी क्या हुआ? टेन थीटा हुआ। टेन थीटा बराबर ए बी बाई ओ बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या है? वोल्टेज अपॉन करंट। तो मतलब वोल्टेज अपॉन करंट सेम कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है, सेम फिजिकल कंडीशन में कांस्टेंट है। ये कौन सा चीज़ कांस्टेंट है? सेम कंडक्टर के लिए वोल्टेज अपॉन करंट कांस्टेंट है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कांस्टेंट क्या है, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया गया ओम्स एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो ओम्स एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन ड्रॉ किया गया कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ घट रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ घट रहा है, ठीक है। तो मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है। तो आप जब पढ़े हैं कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू के साथ आप रिप्लेस किए तो आई इक्वल टू एक कांस्टेंट लाए 1/r इंटू वी। आर क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो फिर आगे आप देखिए आई इक्वल टू वी बाई आर, आई आर इक्वल टू वी, तो आपको मिल गया वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वी इक्वल टू आई आर, इसको नोट कर लीजिएगा। यही ओम्स लॉ का कंक्लूजन है, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या है? अब बोर्ड के रिस्पेक्ट में क्या पूछा जाएगा? व्हाट इज ओम्स लॉ? तो ओम्स लॉ का डिफिनेशन देख लीजिए। इट स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन, ठीक है। अंडरलाइंड वर्ड को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये अंडरलाइंड वर्ड अगर आप एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे, कितना हो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसमें जो वर्ड्स हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्या एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन, ये ज़रूर लिखना है। V इक्वल टू आई आर से ये तो आप जान गए हैं कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वोल्टेज से, ठीक है। पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अलावा जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ में वो क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन। तो अब ओम्स लॉ आपको समझ में आ गया कि करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है? कि करंट जो है वह सेम रेशियो में बढ़ घट रहा है जैसा कि पोटेंशियल डिफरेंस में बढ़ना या घटना हो रहा है, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन मतलब न वायर को बदला जा रहा है, फिजिकल कंडीशन मतलब क्या? वायर उसी मटेरियल का बना हुआ है, मतलब सेम मटेरियल का है, वायर के एरिया और लेंथ में कोई चेंज नहीं किया गया है, वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ में कोई चेंज नहीं किया गया है, टेम्परेचर भी बढ़ाया घटाया नहीं गया है जो उसके सराउंडिंग का है या वायर का है, ठीक है। तो इट स्टेट दैट करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन, ठीक है। तो क्लियर हुआ? तो ये क्या था? कंक्लूजन निकला V इक्वल टू आई आर, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट, करंट I इज द करंट
थ्रू द कंडक्टर आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है। अब आइए व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है वायर की। व्हाट इज रेजिस्टेंस? तो पढ़िए, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। तो रेजिस्टेंस क्या है कि ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जिसके द्वारा वो अपने अंदर फ्लो हो रहे करंट को फ्लो नहीं होने देना चाहता है। ठीक है ना। ये उसकी प्रॉपर्टी है कि वो करंट का विरोध करता है कि तुम मेरे रास्ते फ्लो ना होको। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वाई रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्यों होता है? रेजिस्टेंस इसलिए होता है क्योंकि आप अभी पढ़े थे कि करंट क्यों फ्लो हो रहा था। ओनली रीजन बिहाइंड द फ्लो ऑफ करंट वाज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। केवल और केवल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होता है, बशर्ते करंट का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। ठीक है। अब एक कंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है। कंडक्टर में क्या है? एटम्स का बना है। एटम के 3 पार्ट होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन भागेगा कस के, इलेक्ट्रॉन भागा इधर देखिए कस के यहाँ कंडक्टर के अंदर, तो रास्ते में इसको कौन मिल रहा है? देखिए इस इलेक्ट्रॉन से कौन लड़ा? पॉजिटिव चार्ज से जाके लड़ गया, मतलब न्यूक्लियस के पास चला गया। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि जैसे ही करंट आपने वोल्टेज लगाया इलेक्ट्रॉन स्मूथली रन कर जाएंगे। नहीं, इलेक्ट्रॉन घिस घिस कर जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। देखिए क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से लड़ते जाएगा, लड़ते हुए जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉनों से कोलाइड होते हुए जाएगा, क्योंकि इसका रास्ता इतना भी स्मूथ नहीं है जितना कि फिगर में दिखा दिया जाता है। मिलियन बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और बिलियंस, मतलब बिलियंस ही ना कहिए, आप इसको काउंट ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। इतने इलेक्ट्रॉन और इतने एटम केवल एक कंडक्टर में, 1 मीटर के कंडक्टर में इतने इलेक्ट्रॉन और इतने एटम होते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपने सेल को छोड़ के फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही आगे बढ़ेगा, दूसरे का न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, फिर वो स्लो हो जाएगा, फिर उससे लड़ा, फिर आगे गया, फिर कोई एटम आ गया रास्ते में, उसके न्यूक्लियस से लड़ा। ठीक है। फिर आगे गया, फिर दूसरे का न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन जो है स्मूथली नहीं इस कोने से उस कोने तक वायर के जा रहे हैं। ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आसानी से जा पा रहे हैं, क्योंकि कुछ इसको प्रॉब्लम हो रही है ना कंडक्टर के अंदर। तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है यही क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है ना बात। इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो अपोजिशन हो रहा है यही क्या है? रेजिस्टेंस है। क्लियर हो गई। तो रेजिस्टेंस कहाँ से पैदा हुआ आपको समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, आगे आप पढ़ेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कंडक्टर के अंदर हीट जनरेट होता है? जैसे वायर जो होता है, जैसे आप कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रखे हैं, सुबह से ही चल रहा है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, काफ़ी 3, 4, 5 घंटा हो चलने के बाद वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कुछ गर्म हो जाता है। ठीक है ना। ऐसे ही वायर जिसके रास्ते 24 घंटा करंट जा रहा हो वो भी गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि देखिए अभी आपने देखा इस फिगर में कि इलेक्ट्रॉन जब जा रहे हैं तो जगह जगह कोलाइड कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड कर रहे हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगी? थर्मल एनर्जी में बदल जाएगी। ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में बदल गई या हीट एनर्जी में बदल गई, उसी के कारण हमको हीट महसूस होता है वायर में या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जिसमें कंडक्टर या जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो अब आते हैं रेजिस्टेंस इन कंडक्टर। ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस इन कंडक्टर का हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल व्यू ले लेते हैं कि इसका कंक्लूजन की तरफ हम लोग जाएंगे। तो रेजिस्टेंस इन कंडक्टर क्यों हो रहा था, इसका एक एक्सपेरिमेंट हम बताते हैं कि इसको आप ले लीजिए एनालॉगस टू फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए पाइप। एक पानी के पाइप रास्ते, एक पाइप है उसके रास्ते पानी को आप डालिए। ठीक है। आपके पानी इस पार से उस पार पाइप के कब चला जाएगा आसानी से?
कब चला जाएगा? अगर पाइप बहुत छोटा है तो पानी आराम से इस पार से उस पार चला जाएगा, थोड़ा भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस किए पानी के अंदर। चलिए हॉरिजॉन्टल पाइप ही रखिए, हॉरिजॉन्टल पाइप ही रखिए, पंप से पानी डालिए उसमें, ठीक है। तो पानी कब आसानी से इस पार से उस पार पाइप पे चला जाएगा? अगर छोटा है तो आसानी से चला जाएगा। अगर पाइप 10 किलोमीटर लंबा है तो छोटा पंप क्या 10 किलोमीटर तक पानी फेंक पाएगा? नहीं फेंक पाएगा, ठीक है। मतलब पाइप छोटा है अगर तो पानी स्मूथली इस कोने से या इस एंड से दूसरे एंड तक चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपका पहला चीज़ होगा। दूसरा कंडीशन, कब पानी आसानी से इस पार से उस पार चला जाएगा या एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर चला जाएगा? जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाइप का बड़ा हो, ठीक है। तो पानी को कितना हो पानी आप इधर से पंप कराएंगे, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है तो वो आसानी से उधर चला जाएगा। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत छोटा है तो आपको पानी को फोर्सफुली भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो कब आसानी से चला जा रहा है? जब लेंथ छोटा हो, मतलब लेंथ छोटा हो तब चला जा रहा है, ठीक है। दूसरा, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो, ठीक है। अच्छा, तीसरा, पाइप स्मूथ हो, तो पाइप स्मूथ हो तो चला जा रहा है, ठीक है। वाटर तो स्मूथनेस अधिक रहेगा तो चला जाएगा। स्मूथनेस अगर कम है, रफनेस अधिक है, स्मूथनेस अधिक मतलब रफनेस कम तो चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, सेम चीज़ को आप कंडक्टर में लीजिए। अब कंडक्टर के एंड पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिए तो करंट फ्लो करेगा। तो करंट कब फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन इस पार से उस पार कब आसानी से चला जाएगा? इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड कब आसानी से चला जाएगा? जब कंडक्टर का लेंथ छोटा हो, ठीक है। जब कंडक्टर का लेंथ छोटा हो, ठीक है। जब कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया अधिक हो तो आसानी से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। या जब मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन जिस कंडक्टर के रास्ते आप भेज रहे हैं वह कंडक्टर क्या है, अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। मतलब स्मूथली इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने दे रहा है, मतलब उसकी कंडक्टिविटी अच्छी है, ठीक है। या रेजिस्टिविटी बहुत कम है। तो रफनेस यहाँ देखें तो उसी तरीके से इसमें क्या होगा, रेजिस्टिविटी उसकी बड़ी कम है, ठीक है। तो वही कंडीशन है जैसे पानी वाला, लेंथ कम एरिया अधिक, ठीक है, या रफनेस कम, ठीक है। तो ये बताइए रेजिस्टेंस कब अधिक होगा? जब लेंथ पानी को इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस कब अधिक मिलेगा? जब लेंथ रेजिस्टेंस मतलब अपोजिट हो गया, कब नहीं आसानी से पानी को फ्लो करने दे रहा है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कब नहीं आसानी से फ्लो करने दे रहा है? जब लेंथ बड़ा हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं फ्लो कर पाएंगे, ठीक है। एरिया कम हो तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं फ्लो कर पाएंगे। रफनेस या रेजिस्टिविटी, पानी के केस में रफनेस, यहाँ पे क्या है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी कैसी हो, अधिक हो, तब नहीं इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर पाएंगे। तो चीज़ों को समझिए। तो इसके कंक्लूज़न पे आप निकालें कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो सेकंड जो चीज़ इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये यही है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं, पहला कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। कब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं फ्लो कर पा रहा था, जब लेंथ खूब बड़ा हो, तभी नहीं ना आसानी से फ्लो कर पाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, ठीक है। रीजन मैंने मेंशन किया, क्यों लेंथ बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं फ्लो कर पाएगा। एक तो रीजन हुआ पानी वाला से एनालॉजी लेके आपको बताया। दूसरा रीजन क्या है, उसका मेन रीजन जो है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब लंबी दूरी तय करना होगा तो रास्ते में बहुत सारे एटम से लड़ेगा, मतलब उसके एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में उसको बहुत परेशानियों को इनकाउंटर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मोर विल बी द लेंथ ऑफ वायर, मोर विल बी द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एटम टू रीच अदर एंड ऑफ वायर। तो ऐसे आपका कंक्लूजन क्या निकला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, ठीक है ना। सेकेंडली,
रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अभी आपने देखा कि पानी कब एक इंड से दूसरे इंड आसानी से पहुंच जा रहा है, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाइप का बहुत अधिक है। सेम कंडीशन इलेक्ट्रॉन कब एक इंड से दूसरे इंड आसानी से पहुंचेगा, जब कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत अधिक है। मतलब कब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं पहुंचेगा, जब कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो। मतलब रेजिस्टेंस क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। एरिया जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना ही घटेगा, एरिया जितना घटेगा और रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अधिक रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एरिया मिल जाएगा, ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा और वो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है ना, कम लोगों से उसको लड़ना भिड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए पोल पे जो वायर होते हैं वह मोटे बनाए होते हैं। ठीक है ना। दूसरा, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। जितना बढ़िया मटेरियल है, जितना अच्छा फ्री इलेक्ट्रॉन है, जितना आसानी से वो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही अच्छा वो कंडक्टर है। मतलब उसमें उतना ही कम रेजिस्टेंस लगेगा। वह उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी ऐसी हो कि वह चार्ज के फ्लो होने में जो हर्डल है, जो प्रॉब्लम है, उसको कम क्रिएट कर रहा हो, कोलिजन कम हो रहा हो चार्ज में फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में। ठीक है, तो क्या है, रेजिस्टिविटी जो है, इस टर्म के लिए मटेरियल ऑफ कंडक्टर को बताने के लिए एक टर्म लाया गया, रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसका डिफिनेशन अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो कठिनाई से कितनी प्रॉब्लम हो रही है इलेक्ट्रॉन को एक इंड से दूसरे इंड में जाने के लिए, उसको क्या कहा गया, रेजिस्टिविटी कहा गया। ठीक है। अच्छा, अगर यही कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन एक इंड से दूसरी इंड तक जा रहा है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को किससे डिटरमाइन किया गया, कंडक्टिविटी से। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं, इसलिए क्या लेंगे, रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, बात समझ में आई कि कितनी कठिनाई से इलेक्ट्रॉन एक इंड से दूसरे इलेक्ट्रॉन इंड पे जा रहा है, मटेरियल की प्रॉपर्टी के कारण। ठीक है, उसी टर्म को डिफाइन किया गया रेजिस्टिविटी द्वारा। ठीक है ना बात। अच्छा, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से एटम्स को भी एनर्जी मिल गई, एटम अपनी जगह पे वाइब्रेट करने लगेंगे। जब वो वाइब्रेट करने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो जा रहे थे, जो अपना कहीं से रास्ता खोज के जा रहे थे धीरे धीरे, उन पे क्या प्रॉब्लम होगी, वह जो है इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करने लगेंगे। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा क्या, ओम्स लॉ को आप लोगों ने जाना, और क्या जाना कि रेजिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड किया लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, मटेरियल ऑफ वायर पे और टेम्परेचर पे। तो फाइनली मैंने क्या कंक्लूड किया रेजिस्टेंस के बारे में, कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो रेजिस्टेंस जो है लेंथ से बढ़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से घटेगा, मतलब एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। ठीक है, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A, दोनों को कंबाइन किए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो आपको ये मिला R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाने के लिए मटेरियल का कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो वो क्या है, रो हुआ। ठीक है, और इसी रो को आप क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसी रो को आप क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो R इक्वल टू रो L बाई A, इसको याद कर लीजिएगा। अब इससे दोस्ती कर लीजिए 3-4 साल तक। ठीक है, जब तक कोई कंपटीशन नहीं निकल जाए। R इक्वल टू रो L बाई A, और दूसरा क्या था, V इक्वल टू IR। तो जो इसमें टर्म है V इक्वल टू IR, ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया, और R इक्वल टू रो L बाई A कैसे आया ये भी मैंने आपको बता दिया।